हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो 13 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जीके जीएस पोर्शन से जो है 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं कि अभी जो आपका सीबीटी 1 का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है और सीबीटी 1 का अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें पॉलिटी के कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, कहाँ से पूछ रहे थे, कौन से ज्यादा आर्टिकल्स पूछ रहे थे, ये सब एक बार आप लोग को मैं रिवाइज करा देता हूँ। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इतना तो तय है कि आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा और साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज। लगभग 350-400 क्वेश्चंस हैं। तो 25-25 क्वेश्चंस करके या जितना हो सकता है हम 5-6 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो आपको कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। देखिए, पहली बात तो संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक है वो लोकसभा में भी पारित हो सकता है, राज्यसभा में भी पारित हो सकता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है तो उस पर प्रेसिडेंट का जो है सहमति होना आवश्यक है। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आर्टिकल 368 के अनुसार आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। और आर्टिकल 368 पार्ट 2 में ये बोला गया है कि अगर आप संविधान संशोधन करना चाहते हो तो आपके पास कुल सदस्यता का बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान का होना आवश्यक है। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसको कौन नियंत्रण करता है, उसका नियंत्रण किसके पास होता है? तो देखिए, ये हाई कोर्ट के पास होता है, जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है उसके पास होता है। और 21 आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल 235 के अनुसार जो जिला न्यायालय होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? उच्च न्यायालय के। अगर हम बात करें कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत हो सकता है, तो वो आर्टिकल 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव पड़ा है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935। संविधान का आधा से ज्यादा भाग कहां से आया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही आया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही या आरोही क्रम है? तो देखिए, आपको पता है सबसे बड़ा कौन सा होता है? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, उसके बाद होता है राज्य मंत्री और उसके बाद होता है उप मंत्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही है? 2। यानी पहले देखो, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के अंदर कौन सा होता है? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद राज्य मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, और उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री होते हैं उनका नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारतीय राज्य मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन का निर्णय निम्नलिखित में से कौन लेता है? ठीक है, यानी जो राज्य की सरकार होती है और राज्य सरकार के अंतर्गत जितने मंत्री होते हैं उनमें विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो जाहिर सी बात है कि विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री साहब करते हैं। ये तो आपको भी मालूम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके अंतर्गत जो हमारी प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है?
देखिए हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हर एक आर्टिकल के बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ 21 आर्टिकल के अंतर्गत बोला गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। तो वो है आपका आर्टिकल नंबर 74। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? 74। अब एक बार देख लेते हैं और सब आर्टिकल किस बारे में बात करता है। तो आपको मालूम है आर्टिकल 80 क्या है? राज्यसभा का गठन। उसके बाद आर्टिकल 76 क्या है? कैग। कैग यानी महान्याय जो होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो आर्टिकल 76 में आता है। और जो आपका आर्टिकल 85 क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का जो है विघटन कर सकता है, संसद की बैठक को बुला सकता है और पूरे मंत्रिपरिषद को भंग भी कर सकता है। ये आर्टिकल 85 में है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? ठीक है, ये वाला भी जो संविधान का पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको मालूम है शोषण से विरुद्ध जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 23 और 24। आर्टिकल 23 किस बारे में बात करता है? तो मानव तस्करी और श्रम पे रोक लगाता है आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 किसके बारे में है? 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों दुकानों में काम करने से, लेबर करना, मजदूरी करने से रोकता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा आर्टिकल है? 23 और 24। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि इसमें जो और सब आर्टिकल दे रखे हैं, जैसे कि 29 और 30 है, क्या है? अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण के लिए आर्टिकल है ये। ऐसे ही बाकी सब हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 323 बी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए जो 323 बी आर्टिकल है वो क्या करता है? अधिग्रहण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। यह कराधान, भूमि सुधार और श्रम विवादों जैसे मामलों के लिए अधिकरणों की अनुमति देता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत प्रदान किया गया है? तो पहली बार पंचायत का जो उल्लेख है वो कहां पर है? डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 40 में किया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल में बोला गया है? तो आर्टिकल नंबर 40। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? जैसा कि आपको मालूम है कि अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी 10% आरक्षण मिल रहा है और 21 संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, उसके अंतर्गत ये आर्टिकल जोड़ा गया। और किसमें संशोधन किया है? अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में संशोधन किया गया था। ठीक है, ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास 3 सूची है। कौन सा है? एक संघ सूची जिसमें संघ को, केंद्र सरकार को नियम कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा सूची कौन सा है? राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकता है। और तीसरा कौन सा है? समवर्ती सूची। ठीक है, जिसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। और साथ ही साथ ये आपको बता दूं कि अगर समवर्ती सूची में कानून बनाते वक्त दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है तो किसका फैसला मान्य होता है? केंद्र सरकार का। ठीक है, तो ये चार चार आपके दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी समवर्ती सूची में आता है? तो अगर हम बात करें कि समवर्ती सूची में कौन सा आपका आता है, तो देखिए यहाँ पर जो दंड विधि है वो समवर्ती सूची में आता है। इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। बाकी पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। रक्षा और बैंकिंग जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। आपको यहीं पर बताते हुए चलते हैं कि अभी जो फिलहाल करंट में है, तो करंट में आपके संघ सूची में टोटल 98 सब्जेक्ट हैं और राज्य सूची में लगभग आपके जो हैं 59 सब्जेक्ट हैं। और उसके बाद एक और बच गया क्या? समवर्ती सूची।
तो समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में राज्य कार्यकारिणी की संरचना को सही ढंग से व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखिए पहले होता है राज्य में क्या होता है, राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये सब आपको मालूम होगा, आजकल सब लोग पॉलिटिक्स में खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये सब सबको मालूम होता है। क्वेश्चन नंबर देखो आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14, अहर्ताओं को शामिल किया गया है। अहर्ताओं मतलब ओथ, ओथ को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। देखिए ओथ को यहाँ पर तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट, तीसरी अनुसूची। बात करें 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसे दल बदल कानून भी बोलते हैं। पहली अनुसूची में राज्य, भारत का राज्य इन सब से संबंधित है। और दूसरी अनुसूची में क्या है आपका, तो विभिन्न संवैधानिक पदों पर जो होते हैं उनके वेतन भत्तों और उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 1 में पहली अनुसूची में क्या है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यदि कोई आरटीआई आवेदक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय की से व्यथित है तो आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत कितने दिनों में पहली अपील दायर की जानी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप कोई सूचना मांग रहे हैं, आरटीआई एक्ट पहले तो जान लीजिए 2005 में आया था। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर आप कोई सूचना मांग रहे हैं और जो सूचना दे रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिन के अंदर में फिर से अपील कर सकते हैं। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है, ये इस बार बहुत बार पूछा गया है। तो एक कौन से, पहले तो आप जान लीजिए कि सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो जो आपका सूचना का अधिकार है वो आर्टिकल 19(1)(a) में है। अगर आपसे पूछ दे आरटीआई एक्ट में जो आप लोग जवाब मांगते हैं आरटीआई के तहत, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, भारत की संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार किसी एक केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध सफल अविश्वास प्रस्ताव, देखिए किसी एक के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, सफल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ कुछ क्या है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कौन सा प्राधिकरण राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो राज्य स्तर पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को, पूरी सरकार को भंग कर सकते हैं और राज्यपाल, और केंद्र स्तर पर बात करें तो राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने निःशुल्क व्यक्तियों के लिए पहुंच सूचित करने के लिए, निःशक्त है यानी डिसेबल्ड जो होते हैं, या मतलब वो नॉर्मल नहीं होते हैं, जैसे कोई अंधा है, कोई डिसेबल है, किसी का हाथ नहीं है, ये सब नहीं है, तो सुनिश्चित करने हेतु केवाईसी डिजिटल मानदंडों में संशोधन का निर्देश देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद की पुनर्व्याख्या की। सपोज अब जैसे मान लो किसी को दिख नहीं रहा है, ठीक है, अब वो गया, अब उसको दिख ही नहीं रहा है तो वो अपने आईरिस का कैसे स्कैन करवाएगा, जैसे आधार कार्ड में मोस्टली होता है, या किसी के हाथ नहीं है तो वो बोलता है फिंगरप्रिंट लगाओ, तो वो सब कैसे करेगा। तो उनका, उनके साथ कुछ भेदभाव ना हो और उनके साथ कोई मतलब उनको सारी सुविधा मिले, इसके लिए वो आर्टिकल 21 में बोला कि भाई आर्टिकल 21 के अंतर्गत इनको पूरा अधिकार है और ये जो केवाईसी, डिजिटल केवाईसी है, इसमें संशोधन इनके लिए किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है, मतलब राष्ट्रपति क्या नहीं करता है। तो चुनाव कराना, ये चुनाव कराना किसका काम है, तो आप आजकल बहुत बवाल मचा हुआ है, ज्ञानेश कुमार जी का, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका काम है चुनाव कराना, तो ये राष्ट्रपति का काम नहीं है, यह ऑप्शन आपका सही है। बाकी देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं, संसद को बुला और भंग भी वही कर सकते हैं, विधायकों में कानून पारित करना भी वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं एक बार,
निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय क्या है, नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व है। यानी ये बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी है तो कौन सा मंत्रालय उसको उसको डील करता है। तो देखिए, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, वो किसी को नागरिक बना सकते हैं, किसी को नागरिक नहीं बना सकते हैं। तो नागरिकता के बारे में एक बार आप लोग को पूरा डिटेल से बता देते हैं। देखिए, अगर हम नागरिकता की बात करें तो जो नागरिकता का उल्लेख है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इतने आर्टिकल में नागरिकता के बारे में बात कहा गया है। तो आर्टिकल जो 5 है वो किस बारे में बात करता है कि जब हमारा संविधान बना था उस समय, संविधान के प्रारंभ के समय से नागरिकता को प्रदान करता है। यानी 26 नवंबर 1949 जब संविधान हमारा बनकर रेडी हो गया तो उस समय के नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 बात करता है। अगर हम 6 की बात करें तो देखिए, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता देना है या नहीं देना है, इसके बारे में कौन डील करता है, आर्टिकल 6। अगर हम 7 की बात करें तो इंडिया से जो पाकिस्तान चले गए और फिर वापस भारत आए हैं उनको नागरिकता देने से रिलेटेड आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 की बात करें तो भारत से बाहर जो भारत के मूल व्यक्ति हैं लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं उन्हें नागरिकता कौन किस आर्टिकल के तहत प्रदान किया जाता है, तो आर्टिकल 9 के तहत, सॉरी 8 के तहत। और अगर आर्टिकल 9 की बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता। हमारे इंडिया में एकल नागरिकता है कि आप भारत में हैं, आप चाहे उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, चाहे कर्नाटक में रह रहे हो, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, आप सिर्फ भारतीय ही कहलाएंगे। एकल नागरिकता का सिद्धांत है यहाँ पर, वो आर्टिकल 9 के तहत। आर्टिकल 10 की बात करें तो देखिए, इन सब के तहत जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, आर्टिकल 10 बोलता है वो भारत के नागरिक बने रहेंगे, ठीक है। और सभी लोग जो हैं वो भारत के संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन आएंगे। आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 ये कहता है कि भारतीय संसद चाहे तो आपकी नागरिकता जब चाहे तब ले सकती है और उसको समाप्त भी कर सकती है। तो ये सब सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है भारतीय संविधान के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। तो अभी बताया, जब भारतीय संविधान के प्रारंभ से ही कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारी संबंधित है, तो वो आर्टिकल नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक बार देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में जिला न्यायाधीशों का नियुक्ति प्राधिकरण अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। तो कौन करता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में जिला न्यायाधीश है, यानी जिला न्यायाधीश का जो नियुक्ति कौन कर सकता है, तो वो भारत का राज्यपाल राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह के अनुसार काम करेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, देखिए 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से है, तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट है, दल बदल कानून से। और एक कब आया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान करने का तरीका नहीं है। देखिए, आप पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं, जन्म से भारत के नागरिक कहलाते हैं, वंश से भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप गोद लिए हुए हैं तो भारत का नागरिकता नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बात कर रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। तो अभी आपको बताया कि सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा है, 11 के तहत संसद आपका नागरिकता ले भी सकता है और समाप्त भी कर सकता है।
तो आज सिर्फ 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। आप खुद देखे होंगे कि हर पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी के जो और क्वेश्चंस हैं उसको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम लोग देख लेंगे, जिससे कि आपको CBT 2 में थोड़ा बहुत तो इसके प्रति इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल जाएगा। बाकी आप अपना जो सजेशंस है उसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।